Hello students, welcome to economic classes. In last videos we start our topic national income, some related aggregates or some basic concepts. In that earlier videos I discussed some concepts like circular flow of income, I discussed already, and classification of goods and depreciation reserve fund, net investment and gross investment. These concepts which earlier I already discussed. In this video I discussed two topics, domestic territory and normal resident, which are very important topic for the chapter national income. तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, और बाकी के जो इससे पहले मैं 4 वीडियोस आपको दे चुकी हूँ, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका लिंक दिया हुआ है, उन 4 कंसेप्ट्स का जो मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ. तो आज जो हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है डोमेस्टिक और द इकोनॉमिक टेरिटरी. जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसी से आप सीखेंगे कि कैसे हम अपने देश की डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं, कैसे हमें क्या क्या चीज़ों को इसमें हमने लेना होता है, ठीक है. और नॉर्मल रेजिडेंट हम सीखेंगे कौन होते हैं. तो डोमेस्टिक टेरिटरी से अगर मैं आपसे एक नॉर्मली सेंस में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कहेंगे कि ये पॉलिटिकल बाउंड्री जो इंडिया की है, दिस इज़ द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है. ये पॉलिटिकल बाउंड्री जो मैंने ये मैप बनाया हुआ है. तो लेकिन जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की सेंस में इसकी डेफिनेशन जो है ये थोड़ी सी और ब्रॉड है. वो हमने इसको सीखना है कि ये क्या होती है. तो जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसका मतलब होता है, इसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं. इसकी डिफाइन मैं लिख रही हूँ, इसका क्या मतलब होता है ध्यान से सुनेंगे. इकोनॉमिक, ये डिफाइन जो है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन है, मैं इसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन. ध्यान से सुनेंगे ये डेफिनेशन में क्या बताया गया है. ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि इकोनॉमिक टेरिटरी इज द, ये क्या होता है, इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी, यानी कि ये जो मैंने बाउंड्री बनाई इंडिया की, ये सारी जियोग्राफिकल टेरिटरी, ठीक है. जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, जिसको कौन चलाता है, गवर्नमेंट. एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट, जिसको कौन चलाता है, गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, विद इन, जिसके बीच में, ध्यान से सुनेंगे, विद इन विच, जिसके बीच में पर्सन्स, ये मैंने अंडरलाइन किया, पर्सन्स, ठीक है. दूसरा गुड्स एंड कैपिटल, 3 चीज़ें बताई मैंने आपको, पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, यानी कि वो आसानी से, आराम से आ जा सकते हैं. कौन, पर्सन भी, गुड्स भी और कैपिटल भी. वो सारा का सारी चीज़ें जो इसके अंदर, जहाँ पर कोई भी पर्सन, वो कोई भी गुड और कोई भी कैसी भी कैपिटल जो फ्रीली सर्कुलेट हो जाए, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री, ठीक है. हम यहाँ इंडिया की बात करेंगे तो मैं इंडिया के लिए आपको बताती हूँ. अब आप ध्यान से सुनेंगे, पॉलिटिकल बाउंड्री के अलावा, ठीक है, पॉलिटिकल बाउंड्री के अलावा सर्कुलेट फ्रीली, ये तो इसकी डिफाइन है, ठीक है. सर्कुलेट फ्रीली मैंने आपको बताया, ये इसकी डिफाइन है. अब इसके अंदर क्या क्या आता है वो देखेंगे, ठीक है. इस पॉइंट, इस डेफिनेशन के बेस पर मैं आपको बता रही हूँ पहला पॉइंट. पहले पॉइंट में मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे क्या आएगा इसमें. पहला आएगा पॉलिटिकल फ्रंटियर, जिसको मैंने क्या कहा, जियोग्राफिकल टेरिटरी. जियोग्राफिकल टेरिटरी, जियोग्राफिकल टेरिटरी में क्या आएगा, हमारे जिसके अंदर पॉलिटिकल बाउंड्री के साथ साथ इसके अंदर जो आता है वो क्या आता है, टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है. पॉलिटिकल बाउंड्री के साथ टेरिटोरियल वाटर्स भी आते हैं. इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ध्यान से देखेंगे. टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर का स्पेस, वाटर में जहाँ जहाँ हम काम करते हैं वो,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोड्यूस बाय रिलायंस कम्युनिकेशन इन इंडिया। अब वो जितना भी जियोग्राफिकल एरिया कवर करेंगे, जहाँ जहाँ कवर करेंगे, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रिलायंस कम्युनिकेशन इन इंडिया। ये पहला पॉइंट क्लियर आपको। सेकेंड पॉइंट बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्बेसीज आती हैं, ठीक है। एम्बेसीज में क्या आएगा, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। एम्बेसीज और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब होता है। अब आपको पता है कि हमारी एम्बेसी सभी कंट्री में होंगी, ठीक है। हमारी एम्बेसी जिस जिस कंट्री में जहाँ जहाँ भी हैं, वो एम्बेसीज जिस जगह पर हैं वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है। हमारा कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है किसी और कंट्री में, वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है। लाइक अगर हमारी एम्बेसी मान लो अमेरिका में जो हमारी एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है जो अमेरिका में लोकेट है, वो एम्बेसी जहाँ लोकेट है वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है, क्योंकि वहाँ रहकर जो भी इनकम अर्न करी जाएगी वो हमारी डोमेस्टिक में मानी जाएगी, ठीक है। इसी तरह से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी, ठीक है। ये क्लियर। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। लाइक एक एग्जांपल और लेते हैं, जापान में मान लो अगर हमारी एम्बेसी है, ठीक है, लोकेट है, तो वो भी हमारी टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट करते हैं इसका। सेकेंड पॉइंट में क्या क्या आता है, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड इन, कोई भी शिप है, कोई भी एयरक्राफ्ट है, ठीक है, अगर वो ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटेड इन अदर कंट्री, अगर कोई भी हमारा शिप या हमारा एयरक्राफ्ट किसी और कंट्री में ऑपरेट कर रहा है तो वो भी हमारी टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मान लो एयर इंडिया के प्लेन जो हैं, अगर वो रशिया से अमेरिका के बीच में, ठीक है, रशिया से अमेरिका के बीच में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रशिया टू अमेरिका, तो वो सर्विसेज एयर इंडिया के जो प्लेन है, वो जो सर्विसेज इन दो कंट्रीज़ के बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जो एयर स्पेस वो कवर कर रहे हैं, मैंने अभी यहाँ पर लिखा था ना कि टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस, तो वो जो एयर स्पेस वो कवर कर रहे हैं, वो एयर स्पेस हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ये बात भी क्लियर हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो शिप है, मैंने ये तो एयरक्राफ्ट्स की बात करी, अगर मान लो शिप है और वो शिप जो है मान लो ऑस्ट्रेलिया से चाइना के बीच में, हमारी कंट्री की शिप जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कहाँ से कहाँ के बीच में, ऑस्ट्रेलिया से चाइना के बीच में, तो जितना वाटर स्पेस वो कवर कर रहे हैं और जहाँ पर वो हमारा शिप चल रहा है वो हमारी टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा इन इकोनॉमिक टर्म्स, क्योंकि हमें इनकम जो है वो निकालनी है डोमेस्टिक की। तो डोमेस्टिक की इनकम में पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर तो रह कर जो हम कमाते हैं वो तो आना ही आना है, प्लस मैं आपको वो भी बता रही हूँ जो एक्स्ट्रा इकोनॉमिक्स के टर्म्स में जो हम डोमेस्टिक टेरिटरी में हम लेते हैं वो क्या क्या है। ये क्लियर हो गया। इसी तरह से हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं अब, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या आता है, फिशिंग वेसल्स, ठीक है, ये ध्यान से सुनेंगे। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, जहाँ से, अब ये सुनेंगे यहाँ से, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट, ऑफ अ कंट्री, यानी कि मान लो हमारी कंट्री का, ऑफ अ कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर और अदर एरिया, ठीक है, इन इंटरनेशनल वाटर एंड अदर एरिया, तो ये भी हमारी टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ये भी बता दूं कि अदर एरिया विद, लेकिन ये बात ध्यान में रखेंगे, विद दे हैव,
जहाँ पर इनको मिला हुआ है किसको, हमारी कंट्री को, विद दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स। वहाँ जाने के अगर हमें एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हुए हैं और वहाँ जाकर अगर हम मछली पकड़ने का काम करते हैं या ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, ये बात बार बार बोल रही हूँ, एक्सक्लूसिव राइट के साथ। तो ये मैंने आपको बताया जो जो डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। एक बार मैं फिर से इसको एक बार बता देती हूँ। पॉलिटिकल फ्रंटियर जितना भी है ये तो है ही है हमारी टेरिटरी का पार्ट, जिसको मैंने जियोग्राफिकल टेरिटरी का, अलॉन्ग विद टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस। इसके बाद आता है एम्बेसीज और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो हमारी किसी दूसरी कंट्री में है, वो भी हमारी टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। थर्ड मैंने आपको बताया इसी तरह से शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, अगर वो अदर कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, लाइक रशिया से अमेरिका के बीच में अगर एयर इंडिया का कोई प्लेन चल रहा है तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। चाहे वो शिप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से चाइना के बीच में मैंने आपको ये बताया। इसी तरह से फिशिंग वेसल्स, ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो हम लोगों ने वहाँ इस्टेब्लिश करे हुए हैं, चला रहे हैं हम, हमारा कोई रेजिडेंट वहाँ चला रहा है विद एक्सक्लूसिव राइट्स, उसको वो राइट्स मिले हुए हैं, तो वो एरिया जो है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा जो बाहर के इंटरनेशनल वाटर में हो रहा है विद एक्सक्लूसिव राइट्स। मैंने बार बार ये लाइन लिखी है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, जिसको मैंने आपको अभी अच्छे से समझाया कि क्या क्या हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में लेना है। खाली हमने जो है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो नहीं लेना, सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्री को नहीं लेना, इसके अलावा क्या क्या लेना है ये मैंने बताया। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं लेनी होती डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है, विच आर नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, जो मैं यहाँ पर अब लिखूंगी, विच आर नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। जो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगी वो क्या है? पहला, एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्री, एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्री। अब मान लो अमेरिका की एम्बेसी, एक अमेरिकन एम्बेसी जो इंडिया में है, इन इंडिया, जो इंडिया में है, इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी? अमेरिका की, हमारे यहाँ की नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इसी तरह से कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइक एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या ले सकते हैं? IMF ले सकते हैं, UNO ले सकते हैं। अगर इनकी कोई ब्रांच इंडिया में है तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्लियर है ये बात? तो ये ध्यान रखना है कि अदर कंट्री की एम्बेसीज, ठीक है, अदर कंट्री के एम्बेसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती हैं। तो ये मैंने आपको डोमेस्टिक टेरिटरी समझाया सारा का सारा, ठीक है, क्या इसमें आता है क्या नहीं आता है। ये कराने के बाद मैं आपको एक थोड़ा सा एक चीज़ और बताऊंगी। वैसे तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको पता है कि फैक्टर इनकम क्या होती है, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि इनकम कहाँ कहाँ से होती है। आपको पता है कि हमारे मेन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, आपको ये पता है। तो हमारे को क्योंकि हमें किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन करना है तो हमें प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है किसी ना किसी टाइप की इनकम को लेते हैं, यानी कि जनरेट होती है इनसे। जो लैंड होगी उसके लिए क्या होगा फैक्टर इनकम? रेंट। लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर क्या लेता है? प्रॉफिट। तो ये जो फैक्टर से फैक्टर को जो इनकम दी जाती है, दिस इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। इनको हम फैक्टर इनकम कहते हैं, जो फैक्टर इनपुट से कमाई गई है। अब हमारे को ये क्लियर हो गया। अब ये क्लियर होने के बाद, डोमेस्टिक टेरिटरी क्लियर होने के बाद, अब मैं आपको बताऊंगी कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। ध्यान से सुनेंगे आप इसको, ये क्या होता है डोमेस्टिक इनकम? डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि किसी देश की, किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न करी गई इनकम। अब टेरिटरी आपको क्लियर है, खाली पॉलिटिकल बाउंड्री तो थी नहीं,
फिर सुनेंगे, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो अर्न करी गई है उसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। ठीक है, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम क्या होगी? जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न करी जाएगी। अब टेरिटरी का मतलब आपको क्लियर कि खाली पॉलिटिकल बाउंड्री ही हमारी टेरिटरी नहीं है। मैंने आपको एम्बेसीज का एग्जांपल बताया कैसे एयरक्राफ्ट्स हैं, शिप्स हैं, फिशिंग वेसल्स हैं, या कोई हम लोग नेचुरल गैस या ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल वाटर बॉडी से एक्सक्लूसिव राइट्स के साथ, तो वो सब हमारी टेरिटरी का पार्ट है, क्योंकि हमने जो वहाँ से इनकम ली वो हमारी इनकम के अंदर काउंट होगी। तो हमारे को डोमेस्टिक इनकम का मतलब जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ली गई है, और इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अब वो इनकम चाहे कोई इंडियन कमाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे कोई इंडियन कमाए चाहे कोई फॉरेनर कमाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पर्सन को नहीं देखना, हमने टेरिटरी को देखना है डोमेस्टिक इनकम के लिए। डोमेस्टिक इनकम का मतलब वो इनकम जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई है। ठीक है, फिर वेदर इट इज अर्न बाय द इंडियन और द फॉरेनर, इट डजेंट मैटर। ये मैटर नहीं करता कि उसे कोई फॉरेनर कमा रहा है यहाँ पर या वो इंडियन कमा रहा है, बट उसको हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनाएंगे। ठीक है, इससे हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो हमने सारा समझा, इसके बेस पे हम कुछ एक एग्जांपल करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। पहला एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि इसको कि हम डोमेस्टिक इनकम में लाएंगे या नहीं लाएंगे। कि पहला एग्जांपल लेते हैं कि मान लो प्रॉफिट, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, आप सोचिएगा खुद भी। प्रॉफिट अर्नड बाय इंडियन कंपनी, profit earned by Indian company located in China, ध्यान से सुनेंगे। प्रॉफिट अर्नड बाय इंडियन कंपनी लोकेटेड इन चाइना, इट इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम और नॉट। अब आपको इसका आंसर करना है। अब आप ध्यान से लाइन को पढ़ा, इसका आंसर है नो। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये इंडियन कंपनी जो है कहाँ लोकेट है? चाइना के अंदर, और चाइना के अंदर लोकेट है तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट तो है ही नहीं, तो इसीलिए इसको डोमेस्टिक के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे हम। क्लियर है ये एग्जाम्पल? एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लाइक इंडियन रेजिडेंट। ध्यान से सुनेंगे, इंडियन रेजिडेंट, कोई इंडिया का रेजिडेंट है, रेंटेड, वो रेंट पे दे रहा है हिज बिल्डिंग, अपनी बिल्डिंग को, टू फॉरेनर्स इन रशिया। अब ध्यान से सुनेंगे, इंडियन है कोई, ठीक है, कोई इंडियन रेजिडेंट है, उसने क्या करा है, अपनी बिल्डिंग को फॉरेनर को रेंट पे दिया है रशिया में, तो क्या इसे हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे? इसका आंसर है नो। क्यों नहीं मानेंगे? बिकॉज दिस बिल्डिंग इज लोकेटेड इन रशिया, नॉट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इट इज नॉट इंक्लूडेड, ये नहीं आएगा। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि वेदर द स्टेटमेंट आपको आ जाती हैं कई बारी क्वेश्चंस में, और आपसे पूछ लिया जाता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट बताइए कि इट इज़ इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम ऑफ द इंडिया इज और नॉट, इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको डोमेस्टिक अगर टेरिटरी का मतलब क्लियर है तो आप बहुत इजीली बता देंगे। तो यहाँ पर भी मैंने क्या बताया कि ये रशिया में लोकेट है, सो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। क्लियर ये बात? अब एक एग्जांपल और करते हैं जिससे आपको और अच्छा क्लियर होगा। उसमें कह रहे हैं कि सैलरी टू द रेजिडेंट ऑफ जापान, वर्किंग इन, वो कहाँ वर्क कर रहा है? इंडियन एम्बेसी। अभी आपको याद हो तो मैंने अभी ही आपको पीछे ये पढ़ाया कि एम्बेसीज, हमारी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जिस कंट्री में है वो सब हमारी टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा।
फिर उसके अंदर कोई जापानीज वर्क कर रहा है हमारी एम्बेसी के अंदर, क्योंकि हमारी एम्बेसी के अंदर काम कर रहा है और हमारी एम्बेसी जो है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो ये इंक्लूड होगा। यस, इट इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया, ये इंक्लूड होगा। तो आपको टेरिटरी वर्ड को ध्यान में रखते हुए इन स्टेटमेंट्स का आंसर करना है। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है कि टेरिटरी का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्री से नहीं है, उसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा और वाइडर है कि हमारी एम्बेसीज हैं, हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, वो किसी और कंट्री में है तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है। शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, अगर वो बाहर में और बाहर हमारी कंट्री के एयर इंडिया का कोई प्लेन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है रशिया से अमेरिका के बीच में, तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है। कोई शिप है जो ऑस्ट्रेलिया से चाइना के बीच में चल रहा है इंडिया का, तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है। इसी तरह से कोई फिशिंग वेसल्स हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हैं, या कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारा रेजिडेंट जो है वो इंटरनेशनल वाटर में काम कर रहा है, ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है विद एक्सक्लूसिव राइट्स, उसको वो राइट्स मिले हुए हैं, उसके साथ अगर वो काम कर रहा है तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। फिर आपको ये ध्यान में रखते हुए कि ये सारे काम में ये फैक्टर इनकम ही जनरेट हो रही है, फिर चाहे कोई वर्कर था तो वो वेजेस की फॉर्म में था, तो ये इसीलिए मैंने आपको पहले फैक्टर इनकम बताई। तो ये वाली इनकम अगर इंडिया की टेरिटरी में अर्न करी जा रही है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम होती है। फिर मैंने आपको ये 3 एग्जाम्पल से समझाया। तो ये टॉपिक क्लियर करने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनेंगे। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? ठीक है, अब इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनेंगे। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? वो कह रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट को हम डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट को? कि वो कौन होता है किसी देश का। जो नॉर्मल रेजिडेंट है एक कंट्री का कौन होगा? वो होगा जो 2 कंडीशन को पूरा करेगा। ठीक है, कोई भी पर्सन अगर ये 2 कंडीशन जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, ये 2 कंडीशन को अगर वो पूरा कर रहा है तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। ठीक है, वो 2 कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन लिख रही हूँ मैं। ठीक है, वो 2 कंडीशन क्या है? वो 2 कंडीशन में से पहली कंडीशन है कि स्टे इन द कंट्री, वो कंट्री में रह रहा हो। स्टे इन द कंट्री, स्टे इन द कंट्री शुड बी मोर देन, ठीक है, शुड बी मोर देन 1 ईयर, उसको उस कंट्री में रहते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया हो। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसी कंट्री में लाई करता हो। इंटरेस्ट ऑफ स्टेइंग इन दैट कंट्री शुड बी इकोनॉमिक। ठीक है, जो भी, यानी कि अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट से यहाँ क्या मतलब होगा? ठीक है, कि उसका मतलब उसका बेसिक जो भी काम है। ठीक है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो उसका है, लाई इन दैट कंट्री, जिस कंट्री में वो रह रहा है, लाइज इन दैट कंट्री, उस कंट्री में लाई करता हो। ये बहुत ज़रूरी है। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट से मतलब क्या है? कि जो उसकी बेसिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जो भी उसकी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब वो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसकी क्या होंगी? कि वो अर्न भी उसी कंट्री के लिए कर रहा हो, पहला। ठीक है, कि वो अर्न भी उसी कंट्री के लिए कर रहा हो। दूसरा, पहला क्या बताया? अर्न। दूसरा, स्पेंड, खर्च भी उसी कंट्री में कर रहा हो, और सेविंग भी उसी कंट्री में कर रहा हो। रहते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया हो, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट से मतलब होता है कि वो अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी है वो उसी कंट्री के लिए कर रहा है, लाइक अर्न करना, स्पेंड करना, सेविंग करना। तो ये वो उस कंट्री का क्या बन जाता है? नॉर्मल रेजिडेंट। अब नॉर्मल रेजिडेंट में और सिटीजन में फ़र्क होता है। अब आप इस बात को ध्यान से सुनेंगे। सिटीजन में और रेजिडेंट में जो होता है वो फ़र्क होता है। सिटीजन का मतलब क्या होता है? सिटीजन का मतलब होता है कि जहां पर आपका बर्थ हुआ। मान लो एक लड़की है,
ठीक है, वो इंडिया में ही, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, अ गर्ल बॉर्न इन इंडिया, वो इंडिया में पैदा हुई, ठीक है, स्टडीड इन इंडिया, वो इंडिया में ही पढ़ी, ठीक है, तो उसको कहाँ की सिटीजनशिप मिली? इंडिया की, यानी कि वो हमेशा क्या कहलाएगी? इंडिया की नागरिक, ठीक है। अब वो मान लो बड़ी होने के बाद आगे फर्दर स्टडीज के लिए वो अमेरिका चली जाती है। अब जब वो अमेरिका चली गई, अमेरिका जाने के बाद अब उसको वहां पर रहते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, वह वहीं कमा रही थी, अब वो वहीं सेटल, वहीं रहने लगी, 1 साल से ज़्यादा हो गया उसे वहां पर रहते हुए। अब जब 1 साल से ज़्यादा हो गया तो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं के लिए हो गया। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब भी मैंने क्या बताया? अर्न, स्पेंड और सेविंग, यानी कि अब वो जहाँ जो वो कमाती वो वहीं खर्च करने लग गई, ठीक है, वहीं पर ही वो अर्न कर रही है, वहीं पर ही खर्च कर रही है, वहीं पर ही बचा रही है। तो अब वो रेजिडेंट कहाँ की बन जाएगी? अमेरिका की, ठीक है। फिर से सुनेंगे कि सिटीजन जो है, सिटीजन का मतलब बर्थ हुआ एक लड़की का, वो इंडिया में जन्म लिया, उसने अपनी पढ़ाई इंडिया में करी एंड देन वेंट टू द अमेरिका, वो अमेरिका चली गई एंड वहीं पर ही उसने काम करना शुरू करा, अर्न करना शुरू करा और उसको वहाँ पर रहते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया। और उसके बाद उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी जो था वो वहीं पर ही हो गया। और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं हुआ तो इसका मतलब उसने अर्न भी वहीं करा, स्पेंड भी वहीं करा और सेव भी वहीं करा। तो अब वो रेजिडेंट कहाँ की बन गई? अमेरिका की। लेकिन सिटीजनशिप कहाँ की है उसके पास? इंडिया की। तो सिटीजनशिप के लिए इंडिया की ही रहेगी, बट अब रेजिडेंट वो कहाँ की कहलाएगी? अमेरिका की। क्लियर है ये बात? तो रेजिडेंट की बात मैंने आपको बताई कि सिटीजन में और रेजिडेंट में जो है वो फर्क होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मान लो कोई, अब कुछ बातें ऐसी हैं कि कोई पर्सन ऐसे होते हैं जिनको हम नॉर्मल रेजिडेंट उस कंट्री का नहीं मान सकते हैं। वो क्या क्या बातें हैं, अब उन बातों को आप जरा ध्यान से सुनेंगे। कि मान लो कोई फॉरेन स्टाफ है एम्बेसीज का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो अगर कोई इंडिया में रशियन एम्बेसी है, ठीक है, रशियन एम्बेसी में अगर कोई रशियन काम कर रहा है तो वो रशिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट होगा। पर अगर कोई इंडियन काम कर रहा है तो वो इंडिया का रेजिडेंट होगा। ध्यान से सुनेंगे कि मान लो अगर कोई फॉरेन स्टाफ ऑफ द एम्बेसीज है, फॉर एग्जांपल कि मान लो इंडिया में जो रशिया की एम्बेसी है उसमें अगर कोई रशियन काम कर रहा है तो वो कहाँ का रेजिडेंट है? रशिया का। लेकिन अगर उस एम्बेसी में, उस रशियन एम्बेसी में कोई इंडियन वर्क कर रहा है तो वो इंडिया का रेजिडेंट है, ठीक है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मान लो फॉरेन विजिटर है, अगर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमको नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं लेनी होती हैं, लाइक मान लो कोई फॉरेन विजिटर है, वो किस लिए आया है? फॉर हॉलीडे के लिए भी आ सकता है, ठीक है, हो सकता है किसी स्पोर्ट्स के लिए आया हो, किसी टूर्नामेंट के लिए आया हो सकता है किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया हो। तो इन कामों के लिए आए लोग जो होते हैं ये नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते हैं, आर नॉट अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है क्योंकि वो 1 साल से कम रहेंगे और उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहाँ पर राई नहीं करता, ठीक है। तो वो नॉर्मल रेजिडेंट उसी कंट्री के होंगे जिस कंट्री से वो आए हैं। एक तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मान लो कोई क्रू मेंबर्स हैं, ठीक है, ऑफ द फॉरेन वेसल, मान लो जो शिप पर काम करते हैं वो क्रू मेंबर्स हैं। सेकेंड पॉइंट बता रही हूँ मैं आपको। अब शिप जो है पोर्ट पर आकर लगा, अब वो पोर्ट पर जितने दिन रहा वो मेंबर्स जो हैं वो हैं इंडिया में रहे, तो क्या वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे? नहीं, वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं रहेंगे, वो क्रू मेंबर्स वहीं के ही नॉर्मल रेजिडेंट होंगे जहाँ के वो हैं, क्योंकि वो तो एक काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं तो इंडिया के किसी पोर्ट पे आके वो शिप लगा है, ठीक है। अब वो शिप वहाँ पर आके लगा तो वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं बनेंगे। तो ये क्रू मेंबर्स जितने भी होते हैं आर नॉट द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री इन विच दे आर गोइंग। जहाँ पर वो जा रहे हैं वहाँ के नहीं बन जाएंगे, वो जिस कंट्री के हैं वहाँ पर ही रहेंगे। मैंने जो 2 कंडीशन बताई वो 2 कंडीशन आपको बहुत ध्यान में रखनी है। तीसरी बात, एक कौन होते हैं? एक बॉर्डर वर्कर्स होते हैं। ये बॉर्डर वर्कर कौन है? मान लो एक लड़का है, ठीक है, उस लड़के का रोज का एक क्या काम है कि उसको बाहर इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके ना पाकिस्तान जाना होता है। वो इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करता है और रोज पाकिस्तान जाता है और वहाँ पर अपना काम करता है, क्योंकि उसका काम वहीं है, उसकी जॉब वहीं है, काम करता है और शाम को फिर बॉर्डर क्रॉस करके वो वापस इंडिया आ जाता है।
ठीक है, तो वो किसका नॉर्मल रेजिडेंट रहेगा हमेशा? पाकिस्तान का थोड़ा ना बन जाएगा, क्योंकि वो जा चाहे रोज़ रहा है, बट वो काम के लिए जा रहा है, शाम को वापस आ रहा है बॉर्डर क्रॉस करके, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट रहेगा हमेशा, वो पाकिस्तान का नहीं बनेगा। ठीक है, एक तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है कि वो बॉर्डर वर्कर है, उसका काम ही है, उसका काम ही रोज़ आना जाना है, बॉर्डर क्रॉस करना है। वो जाता है सुबह सारा दिन काम करता है और उसके बाद शाम को आ जाता है वापस बॉर्डर क्रॉस करके, तो वो किसका नॉर्मल रेजिडेंट रहेगा? वो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट रहेगा। ठीक है, अब जो नॉर्मल रेजिडेंट, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ वो क्या है कि जो इनकम ये नॉर्मल रेजिडेंट कमाता है, ठीक है, इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट, इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट इज कॉल्ड, उसी को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। जो इनकम नॉर्मल रेजिडेंट अर्न कर रहे हैं उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। अब चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई गई हो या डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई गई हो या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कमाई गई हो, अगर वो नॉर्मल रेजिडेंट कमा रहा है तो वो हमारी नेशनल इनकम बन जाती है। क्लियर है ये बात? अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत बढ़िया से एग्जांपल लेते हैं कि अब इस स्टेटमेंट सोचना और बताना कि क्या ये नेशनल इनकम में आएगी। पहला लेते हैं कि प्रॉफिट अर्न्ड बाय टाटा मोटर्स इन जापान। मैं अब टेरिटरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अब नेशनल इनकम की बात कर रही हूँ। अब ये टाटा मोटर्स जो हैं, इनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? चाहे ये वर्क कर रहे हैं जापान में, प्रॉफिट अर्न बाय द टाटा मोटर्स इन जापान, बट इनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है। ठीक है, और ये इसीलिए ये इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे और ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे हमारी। एंड वाई शोज फॉर नेशनल इनकम, क्योंकि ये इंडियन कंपनी है। टाटा मोटर्स जो ये इंडियन कंपनी है, सो द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है वो, और नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है तो ये नेशनल इनकम इंडिया की काउंट होगी। ठीक है, इसी तरह से एक और लेते हैं, सैलरी टू दी चाइनीज वर्कर। ध्यान से सुनेंगे, सैलरीज टू दी चाइनीज वर्कर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी। अब वो एम्बेसी हमारी जो चाइना में है उसमें कोई चाइनीज अगर वर्क कर रहा है तो क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का है? नहीं। वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है? चाइना का। जब वो चाइना का नॉर्मल रेजिडेंट है तो चाइना की नेशनल इनकम में जाएगा ये इंडिया की नेशनल इनकम में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मैंने आपको नॉर्मल रेजिडेंट सिखाया, मैंने आपको डोमेस्टिक इनकम सिखाया। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम अर्न करी जाती है वो डोमेस्टिक इनकम, नॉर्मल रेजिडेंट जो इनकम अर्न करता है वो नेशनल इनकम। तो ये मैंने आपको जो टॉपिक बताए ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टेटमेंट्स कई बार बोर्ड में आ जाता है 6 मार्क्स में कि स्टेटमेंट में कि वेदर इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट। तो नॉर्मल रेजिडेंट वाली बात मैंने सिखाई, और वेदर इट इज़ इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम और नॉट, तो डोमेस्टिक इनकम का डिटेल मैंने आपको सिखाया। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपने उन स्टेटमेंट्स का आंसर देना है, और इससे पहले जो मैंने कंसेप्ट्स कराए वो भी आपने सारे थॉरली रिवाइज करने हैं। सबका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से करेंगे, और कोई डाउट होगा तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछेंगे। थैंक यू।